हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर एम फार्मेसी। आज हम लोग कुछ थोड़ा नया ट्राई करते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जो अपना यूनिट सेकंड है, फार्माकोडायनेमिक्स है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में जब पढ़े थे और यूनिट फर्स्ट में जब पढ़े थे तो ये बताया था मैंने कि फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है ड्रग डज टू द बॉडी होता है। डायनेमिक में डी आता है तो डी से याद कर लो, ड्रग डज टू द बॉडी। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब दवा बॉडी के साथ क्या करती है। तो इसमें अगर देखा जाए बेटा, तो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग देखते हैं। प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अपनी आती है द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। मतलब जो भी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है वो कंसर्न करती है किससे, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन से। मतलब हम लोग इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ते हैं और उसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं। कोर प्रिंसिपल की बात कर लें तो मोस्टली ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। मतलब बेटा कोर देख लिया जाए तो क्या है कि जो भी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं कोई भी न्यू टाइप का रिस्पॉन्स बॉडी में नहीं देती हैं। या तो ये क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, या फिर ये डिप्रेस करेंगी, या फिर एग्जिस्टिंग एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी देखेंगी। बात कर लें हम लोग तो टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले स्टिमुलेशन है बेटा। तो स्टिमुलेशन क्या होता है, रिफर्स टू द सेलेक्टिव एनहेंसमेंट ऑफ द लेवल एंड एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। क्या होता है, रिफर्स टू द सेलेक्टिव एनहेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी। एग्जांपल की बात कर लें तो एड्रेनालिन है, स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को, और कैफीन जो है स्टिमुलेट करता है सीएनएस को। तो भैया स्टिमुलेशन मतलब स्टिमुलेट करेगा। एक डिप्रेशन है तो रिफर्स टू द सेलेक्टिव डिक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी। जैसे क्विनिडीन है बेटा, तो ये डिप्रेस करता है हार्ट रेट को, और बारबिचूरेट्स हैं, बारबिचूरेट्स किसको करते हैं, डिप्रेस करते हैं सीएनएस को, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि फार्माकोडायनेमिक क्या होती है तो फार्माकोडायनेमिक बता देना कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी ये ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन पढ़ते हैं। कोर प्रिंसिपल की बात कर लें तो क्या करेगा ड्रग, या तो स्टिमुलेट करेगा, डिप्रेस करेगा एग्जिस्टिंग एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। अब टाइप ऑफ एक्शन बात कर लें तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट क्या करेगा, स्टिमुलेशन में एनहेंसमेंट होगा लेवल एक्टिविटी इन आवर बॉडी। जैसे एड्रेनालिन है, स्टिमुलेट कर देता है हार्ट रेट को, कैफीन है स्टिमुलेट कर देता है सीएनएस को, ठीक। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो डिप्रेशन की बात कर लें तो ये क्या करेगा भैया, डिक्रीज करेगा लेवल ऑफ द एक्टिविटी इन आवर बॉडी। जैसे कि एग्जांपल है क्विनिडीन, डिप्रेस कर रहा है हार्ट रेट को, और बारबिचूरेट्स हैं बेटा जो कि डिप्रेस कर रहे हैं किसको, सीएनएस को, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात कर लें टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन की। किसकी बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन की। तो इसमें दो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी कंटिन्यूड किया गया है बेटा। सेप वही दो चल चुका है अपना। दो में से हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा था बेटा, अभी देख लो। सबसे पहला था स्टिमुलेशन और दूसरा था डिप्रेशन। इसी को टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन में कंटिन्यूड किया गया है, ठीक है। तो फिर तीसरा है इरिटेशन, चौथा है रिप्लेसमेंट, पांचवा है साइटोटॉक्सिक। अब पढ़ते हैं हम लोग इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव है, ऑफ एन हार्मफुल इफेक्ट देता है, स्पेशली एप्लीकेबल टू लेस स्पेसिफिक सेल्स। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। अगर इरिटेशन हुआ है बेटा, स्ट्रॉन्ग इरिटेशन हुआ है तो वही चीज़ें हो जाती हैं इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो कुछ बिटर ड्रग्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, एंडोमेथासिन है। गैस्ट्रिक में ये क्या करती हैं बेटा, एचसीएल के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं, सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज कर देती हैं। और गैस्ट्रिक में सिक्रीशन अगर एचसीएल का बेटा ज़्यादा होगा तो ये बिटर ड्रग्स जो आइबुप्रोफेन, एंडोमेथासिन आप ले रहे हो, इससे गैस्ट्रिक अल्सर कॉज हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में बात कर लें रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट की बात यहाँ पे ये कह रहे हैं बेटा कि यूज्ड व्हेन आवर बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इट्स ओरिजिनल रिस्पॉन्स। जब ये ओरिजिनल रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं या एक्टिविटी नहीं दे पाते हैं तो ये सिक्रेट करते हैं केमिकल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स। जैसे कि ड्रग्स की बात कर लें तो ड्रग्स आर गिवन टू मेकअप देयर डिफिशियंसी। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन की कमी से हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया। और लिवोडोपा जो होता है बेटा पार्किंसनिज्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बात करे बेटा तो क्या था, स्टिमुलेशन, दूसरा था डिप्रेशन, तीसरा था इरिटेशन, चौथा है रिप्लेसमेंट, पांचवा है साइटोटॉक्सिक, ठीक। साइटोटॉक्सिक में क्या होता है, टॉक्सिक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा बेटा कि किलिंग सेल्स, ये सेल्स को किल करती हैं विच कॉज डिजीज इन आवर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल्स। एग्जाम्पल है पेंसिलिन है, एंटी कैंसरस ड्रग है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा था, इरिटेशन। कौन सा था भाई, इरिटेशन। दूसरा है रिप्लेसमेंट, नहीं,
सबसे पहला था स्टिमुलेशन, दूसरा था डिप्रेशन, तीसरा है इरिटेशन, चौथा है रिप्लेसमेंट और पांचवा है साइटोटॉक्सिक। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टारगेट बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टारगेट बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं भाई, चलो बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देयर टारगेट बायोमोलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले आगे बेटा बाय वर्च्यू ऑफ सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है बाय वर्च्यू ऑफ सिंपल एंड फिजिकल आर केमिकल्स। ठीक, जैसे एग्जांपल लग्जेटिव की बात कर लें, जिसमें आता है अपना बेटा इसबगोला और हस्क आता है, जो कि क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी देता है, और एंटाइसिड है जो कि न्यूट्रलाइज करता है केमिकल प्रॉपर्टी को। फिर बात कर लें तो बाई इंटरेक्टिंग विद टारगेट मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं। रिसेप्टर की बात कर लें तो ओलेंजापाइन ड्रग है बेटा, ठीक है, अपना ओलेंजापाइन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी, आइबुप्रोफेन एंजाइम से बाइंड करेंगे, आयन चैनल्स जैसे एग्जांपल लीडोकेन हो गया बेटा, और ट्रांसपोर्टर रेजरपीन्स के थ्रू हो गए। तो ये बता रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और टारगेट बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। अब जैसे मैं तुमको एक अगर छोटी सी ऐसे बताना चाहूँ, तो जो अपना फॉस्फोलिपिड होता है बेटा, सेल में होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसमें होता है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है बनाता है एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड आगे चल के बनाता है बेटा कॉक्स, और वही कॉक्स एंजाइम जो होता है अपना आगे चल के PGG2 और PGS2 बनाता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन रिलीज होते हैं। एराकिडोनिक बना रहा है बेटा कॉक्स, और कॉक्स के एंजाइम में ही बनते हैं अपने प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन, जिसके कारण पेन होता है। तो जो नीमोस्लाइड है, डाइक्लोफिनेक आइबुप्रोफेन जो देते हो बेटा, ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज को। तो वही ये बात कह रहे हैं ना, एंजाइम आइबुप्रोफेन ड्राइव जो है बेटा कहाँ इंटरेक्ट कर रहा है टारगेट बायोमोलिक्यूल से, एंजाइम पे। ओलेंजापाइन किस पे कर रहा है, रिसेप्टर्स पे कर रहा है। आयन चैनल पे कौन कर रहा है बेटा, लीडोकेन। अब ये जो लीडोकेन है बेटा, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, रेजरपीन है, ठीक है, और भी ढेर सारे हैं। तो फोकस ऑन एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट अंडर द कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ड्रग इंटरेक्ट करेगा एंजाइम के साथ, या तो बेटा इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एक्टिविटी को, या क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन मैं आपको पढ़ा रखा हूँ मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में मैंने पढ़ाया था व्हेन अ ड्रग बाइंड विथ एन एंजाइम टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, एंजाइम इंडक्शन बोलते हैं। और ड्रग बाइंड करे एंजाइम के साथ और डिक्रीज कर दे एक्टिविटी को, तो उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है भाई, बात हो गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग अब बेटा सबसे पहला अपना रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर अगर मैं थोड़ा सा तुमको बताना चाहूँ ऐसे ही, रिसेप्टर जो होते हैं बेटा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आएगा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट जो होते हैं ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करे लेकिन कोई भी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना दे, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। एक होता है फुल एगोनिस्ट, मतलब जितना इफेक्ट आना था उससे ज़्यादा इफेक्ट आ जाए तो फुल एगोनिस्ट, और जितना इफेक्ट आना था उसका रिवर्स आ जाए तो उसको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई सबकी, एक एक करके बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे आयन चैनल की बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू रिसेप्टर्स में, जिसमें टारगेट बायोमोलिक्यूल है वही बता रहे हैं। आयन चैनल क्या होता है, रेगुलेट करता है इंटरसेल्युलर आयनिक कंपोजिशन। आयन चैनल आयनिक कंपोजिशन को एग्जांपल जैसे क्विनिडीन ब्लॉक कर दे रहा है मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स को, ठीक है। सम चैनल एक्ट एज रिसेप्टर एंड ड्रग अफेक्ट दीज लिगेंड गेटेड चैनल्स। अब रिसेप्टर्स क्या है बेटा, रिसेप्टर्स जो हैं, डेफिनीशन देख लो एक बार बच्चे, ठीक है। डेफिनीशन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी हैं प्रोटीन, एक मिनट, ठीक है बेटा, प्रोटीन्स एक्टिंग बाई बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस इनसाइड द सेल। कहाँ की बात हो रही है, इनसाइड द सेल की बात हो रही है। ड्रग बाइंड करेगा, ठीक है, एक्टिवेट करेगा, और क्या देगा, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स देगा रिसेप्टर्स पे, ठीक है। अगर बात कर लें हम लोग की टर्मिनोलॉजी क्या है, तो एगोनिस्ट बेटा ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर्स एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे, तो उसको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। ये देखो बेटा, ये ठीक है, ये है रिसेप्टर, यहाँ पे ड्रग बाइंड कर रहा है। एंटागोनिस्ट की बात कर लें तो ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर बट डज नॉट प्रोड्यूस एक्शन।
मतलब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड तो कर रहा है लेकिन किसी भी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे रहा है बेटा, नॉट प्रोड्यूस एक्शन, ठीक है। फिर इनवर्स एगोनिस्ट की बात कर लें तो एक्टिवेट रिसेप्टर बट प्रोड्यूस अपोजिट एक्शन। इनवर्स में क्या आ गया, अपोजिट एक्शन आ गया बेटा, जितना आना था उसका क्या आ गया, अपोजिट एक्शन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात कर लें कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की भाई, रिसेप्टर्स की बात की। रिसेप्टर्स क्या हैं, प्रोटीन हैं जो कि बाइंडिंग साइट पे एक्टिंग करती हैं, इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द सेल होती हैं। अब इसमें बेटा ढेर सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, सेल के ऑर्गेनल्स जो होते हैं उन्हीं पे जाके बाइंड करता है। माइक्रोसोमल होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल होते हैं, ये सब मैं मेटाबॉलिज्म में आपको और एक्सक्रीशन में ये सब सारी चीज़ें बता रखा हूँ। तो ये हो गया। एगोनिस्ट क्या होते हैं बेटा, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे। एंटागोनिस्ट होते हैं ड्रग बाइंड तो करे रिसेप्टर के साथ लेकिन किसी भी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना दें। फिर उसके बाद है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर बट कोई भी प्रकार का प्रोड्यूस अपोजिट एक्शन देते हैं, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आता है, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में 4 रिसेप्टर थेरीज दी गई थी। सबसे पहले थे इंड्यूस्ड फिट थेरी। इंड्यूस्ड फिट थेरी अपना बताता है बेटा लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस आप बायोमोलिक्यूल में भी पढ़े होंगे। व्हेन द ड्रग म्यूचुअली फिट्स द रिसेप्टर, अगर ड्रग रिसेप्टर के साथ फिट कर जा रही है तो बायोलॉजिकल इफेक्ट अगर दे रही है तो वही इंड्यूसेस फुल रिस्पॉन्स, तो उसको बोल दे रहे हैं बेटा एगोनिस्ट। क्या बोल दे रहे हैं, एगोनिस्ट बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये एगोनिस्ट इंड्यूस फुल रिस्पॉन्स, ठीक। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, स्लो रिस्पॉन्स आएगा। और एंटागोनिस्ट बेटा डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स। अब ये देख लो, आपको एक सीधा सा बढ़िया सा प्यारा सा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, देख लो, ये रिसेप्टर है बेटा, एगोनिस्ट आके रिस्पॉन्स बाइंड करेगा, रिस्पॉन्स देगा। एंटागोनिस्ट जो है बाइंड करेंगे लेकिन लो रिस्पॉन्स देंगे। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, स्लो रिस्पॉन्स देंगे, मतलब ये कोई प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देगा एंटागोनिस्ट, ठीक, पार्शियल स्लो रिस्पॉन्स देगा और एगोनिस्ट रिस्पॉन्स देगा। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है बेटा, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। दूसरी अगर मैं बात कर लूँ तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, जिसमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन हाउ मच ड्रग इज ऑक्यूपाइड इन द रिसेप्टर। मतलब जो भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया है वो डिपेंड ये करता है कि कितना रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया है, यानी क्या बोलेंगे, इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड। मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑल रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, मतलब जितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उतना अच्छा उसका रिसेप्टर से ऑक्यूपाइड है। फिर उसके बाद में है रेट थ्योरी। रेट थ्योरी ये बताती है कि रिस्पॉन्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन, मतलब इफेक्ट कैसा आया, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा भैया, जब ड्रग आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो बनाती है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं DRC, ठीक। फिर फोर्थ है 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल। इसको बेटा डीप इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बैचलर में हो आप, 2-4 बार सुनोगे आ जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन 2 इन स्टेट, एक RA है बेटा, एक RI है। एक एक्टिव स्टेट होता है, एक इनएक्टिव स्टेट होता है। कहाँ पे इक्विलिब्रियम, दोनों इक्वली मैच करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में है रिसेप्टर क्लासिफिकेशन एंड आइनोट्रॉपिक। क्या है भाई, रिसेप्टर क्लासिफिकेशन एंड आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर। बेटा कोई भी पूछे रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, या तो इनसाइड द सेल पाए जाते हैं या आउटसाइड द सेल पाए जाते हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये सब सारी चीज़ें बता देना। फिर क्या है, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करे तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करे लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना दे उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करे लेकिन जो एक्शन देना था उसका इनवर्स दे दे, इनवर्स एगोनिस्ट। और जितना एक्शन देना है उससे ज़्यादा दे दे, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे लेकिन जितना देना है उससे ज़्यादा दे दे तो फुल एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो भागो, रिसेप्टर क्लासिफिकेशन एंड आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर की बात कर ले बेटा 4 प्रकार के। पहला है आयन चैनल, दूसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक, तीसरा है न्यूक्लियर और चौथा है मेटाबोट्रॉपिक, ठीक है भैया। तो इसमें जो भी हैं अपने एक एक पढ़ते चलते हैं। डीप डाइव। आयन चैनल रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा आइनोट्रॉपिक होते हैं, आल्सो नोन एज सेल सरफेस रिसेप्टर आर लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ये फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है कि विच रिसेप्टर है फास्टेस्ट एक्टिंग, समझ रहे हो ना। तो उसमें आ जाएगा अपना आयन चैनल रिसेप्टर, जिसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं आइनोट्रॉपिक भी बोलते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है भाई, सुन लो। सबसे पहले एगोनिस्ट होगा, मतलब हर एक रिसेप्टर बेटा एगोनिस्ट के तरीके से सबसे पहले काम करेगा, सबसे पहले एगोनिस्ट। बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट, फिर क्या होगा, आयन चैनल ओपन होगा, इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड आयंस, फ्लो ऑफ आयंस होंगे।
फिर डीपोलराइजेशन होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा बेटा, टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें हम लोग तो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, एनएन रिसेप्टर हैं, एनएम रिसेप्टर हैं, कोलिनर्जिक हैं, ठीक है, गाबा रिसेप्टर हैं। इनहिबिटरी की बात कर लें तो ग्लाइसिन रिसेप्टर हैं, एक्साइटेटरी की बात कर लें तो ग्लूटामेट है, एनएमडीए हैं, एएमपीए हैं और 5-HT3 हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर इनको हम लोग बात करें, जनरली बात कर लें तो बाइंड्स डायरेक्टली टू द रिसेप्टर ऑन द चैनल अनलिमिटेड बाई जी प्रोटीन, ठीक है। अगर अच्छा बात कर लिया जाए कि अभी बताएंगे आपको, रुको थोड़ी देर। सबसे ज़्यादा जो होता है बेटा जी प्रोटीन रिसेप्टर होता है, मेटाबोट्रोपिक उसका दूसरा नाम है, ठीक है। जो 4th नंबर देख रहे हो ना, मेटाबोट्रोपिक है। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मतलब अब अगर कोई पूछे तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होना है भैया, 4 पर रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं, सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं या सेल के इनसाइड पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो गई। फिर बात कर लें रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं। रिसेप्टर की थ्योरी थी, ठीक है, रिसेप्टर की थ्योरी थी बेटा। रिसेप्टर की थ्योरी याद करो, अभी देखो, अभी बताया हूँ ना, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, रेट थ्योरी, 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल। फिर उसके बाद में रिसेप्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, आयन चैनल, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम, न्यूक्लियर और मेटाबोट्रोपिक। डीप डाइव आयन चैनल रिसेप्टर की बात कर लें तो आयनोट्रॉपिक जो होते हैं बेटा, आल्सो नोन एज सेल सरफेस रिसेप्टर आर लिगेंड गेटेड आयन। फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं कौन से, आयन चैनल। कौन से, आयन चैनल। ORS वगैरह जब हम लोग पीते हैं तो बेटा किसके थ्रू काम करता है, आयन चैनल के थ्रू काम करता है, ठीक। बाइंड करेगा एगोनिस्ट, आयन चैनल ओपन होंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड जाएंगे, फ्लो ऑफ आयंस होगा, डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, टिश्यू रिस्पॉन्स करेगी। एग्जांपल निकोटिनिक, निकोटिनिक में 2 होते हैं बेटा, एनएन न्यूरॉन, न्यूरॉन से होता है, न्यूरॉन मस्कुलर से होता है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स बात कर लें, गामा अमीनोब्यूटायरिक रिसेप्टर की बात कर लें, ये सब हो गया। 2 प्रकार के होते हैं बेटा। इनहिबिटरी में बात कर लो तो ग्लाइसिन रिसेप्टर हो जाते हैं, एक्साइटेटरी में बात कर लें तो ग्लूटामेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक की बात कर लें बेटा, पहला था आयन चैनल, फास्टेस्ट एक्टिंग था, याद आया। डीपोलराइजेशन हो रहा था, हाइपरपोलराइजेशन होता, टिश्यू रिस्पॉन्स कर रहा था। सब के सब एगोनिस्ट होंगे, बताया था ना। सबसे पहले जो भी ड्रग बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ वो एगोनिस्ट होगा बेटा। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। कहाँ पे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन चैनल हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही तुम्हारे एंजाइम लिंक्ड हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड ना। न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं, मेटाबोट्रोपिक है। तो आयन चैनल भी कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा, कहाँ पाए जा रहे हैं, आयन चैनल भी तुम्हारे वहीं पाए जा रहे हैं, और ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर भी वहीं पाए जा रहे हैं, मेटाबोट्रोपिक भी वहीं पाए जा रहे हैं, समझ गए ना। फिर बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरा है बेटा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम। कौन सा है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम। अच्छा, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें एंजाइम की बात करेंगे। एंजाइम आएगा बेटा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और जो सेल होती है उसकी बेटा आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो भी होता है अपना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है साइटोसॉल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल जो होते हैं 90 से 92% होते हैं। ऑर्गेनेल्स में बेटा आ जाते हैं राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी अपरेटस, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा पहले था आयन चैनल, अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम लिंक। आया बेटा बाइंड के एंजाइम एगोनिस्ट के तरीके से काम करेगा, फॉस्फोराइलेशन होगा टायरोसिन काइनेज का, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिवेशन होगा सेल सिग्नलिंग का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो जो भी बेटा आएगा एगोनिस्ट के तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फिर उसके बाद डाइमराइजेशन होगा। क्या होगा बेटा, डाइमराइजेशन होगा, ये देख रहे हो ना, ये और ये, ठीक है, ये, ठीक, डाइमराइजेशन होगा। फिर उसके बाद में स्टिमुलेट होगा काइनेज टायरोसिन एक्टिविटी, फिर एक्टिवेट होगा बेटा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, टिश्यू रिस्पॉन्स देगा। एग्जांपल की बात कर ले बेटा तो जैक स्टेट है बाइंडिंग रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है ये जैक स्टेट, जैनुअस काइनेज करके बोलते हैं बेटा। जैक लाता है, स्टेट बाइंड करता है, ठीक है। फिर नर्व ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इंसुलिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड का ये रहा पार्ट अपना। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लिया जाए कि बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, स्लोवेस्ट रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर स्लोवेस्ट रिसेप्टर है। और कौन सा फास्टेस्ट था, आयन चैनल। कौन सा था, आयन चैनल। न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात कर लें तो एगोनिस्ट आएगा बेटा, बाइंड करेगा न्यूक्लियस के साथ में। फिर कहाँ है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक्टिवेशन करेगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, फिर अपना इफेक्ट आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो दीज आर इंटरसेल्युलर साइटोप्लाज्मिक आर न्यूक्लियर सॉल्युबल प्रोटीन्स। कहाँ होते हैं बेटा, लिपिड सॉल्युबल केमिकल मैसेंजर में, सो दैट एक्टिवली पेनिट्रेट द सेल वॉल, मतलब सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बच्चे बात कर लें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा अपना स्टेरॉयडल हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन और विटामिन D एंड A, ठीक है।
ये किस में आ जाते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर में आ जाते हैं बेटा। अब मतलब सबसे पहला कौन सा था, आयन चैनल, दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक, तीसरा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेटाबोट्रोपिक, जिसको बोलते हैं बेटा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दूसरा नाम है GPCR, ठीक है। ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। कौन से, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। इसको हेप्टा हेलिकल या सर्पेंटाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है बेटा एगोनिस्ट आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, हर एक आयन चैनल एंजाइम, ठीक है, न्यूक्लियर, मेटाबोट्रोपिक, सबके पास जो भी आएंगे बाइंड होंगे एज आ एगोनिस्ट, ठीक। एंजाइम में आएगा, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस आएगा, स्टेरॉयड हार्मोन आएगा, ये सब सारी चीज़ें बात हो चुकी हैं, ठीक। जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, फिर जनरेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर का, फिर एक्टिवेशन होगा सेल सिग्नलिंग का। अगर बात कर लें लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर कौन है, तो आप बोलोगे GPCR। कौन बोलोगे, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है भाई। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो ड्रग बाइंड करेगा, एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, GTP एक्टिवेटेड होंगी, जनरेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर का, ठीक है, एक्टिवेशन होगा सेल सिग्नलिंग का। फिर उसके बाद में जी प्रोटीन बेटा 3 सब यूनिट की होती हैं, ट्राइमेरिक होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक। एग्जाम्पल हिस्टामिनिक रिसेप्टर की बात हो जाएगी। अब GS, GI, G0 और GQ क्या है भैया, GS जो होते हैं एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन करते हैं, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग करते हैं, कहीं भी आए ये ध्यान रखना कि है कि इफेक्टर सब यूनिट है। GI की बात कर लें एडेनाइल साइक्लेज इनिबिशन का है, मतलब एक्टिवेशन GS करता है, इनिबिशन GI करता है। ये पोटेशियम चैनल का ओपनिंग करते हैं, G0 जो है कैल्शियम चैनल का इनिबिशन करते हैं, और GQ जो है बेटा फॉस्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन करते हैं। ये सब आगे चल के आप जब अस्थमा वगैरह पढ़ोगे तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी। फिर बात कर लें हम लोग ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं, ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, अनवांटेड इफेक्ट, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल, ठीक है। जब इफेक्ट आता है ड्रग का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अनवांटेड इफेक्ट। क्या बोलोगे, अनवांटेड इफेक्ट। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेटा होती हैं ABCD बचपन में पढ़े होगे, खूब पढ़े होगे, धमाकेदार पढ़े होगे, ठीक है। A से होता है आर्गुमेंटेड, B से होता है बेटा बिजार, C से होता है केमिकल, D से होता है डिलेड। जो आर्गुमेंटेड होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं बेटा, कितने ड्यूरेशन के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। डोज डिपेंडेंट हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हो। साइड इफेक्ट क्या है, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ थेराप्यूटिक डोज। टॉक्सिक इफेक्ट की बात कर लें तो अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू ओवरडोज, भाई जाहिर सी बात है। साइड इफेक्ट में बेटा थेराप्यूटिक डोज में दिक्कत हो जाती है और टॉक्सिक में ओवरडोज हो जाता है। इनटॉलरेंस की बात कर लें टॉक्सिक इफेक्ट एट थेराप्यूटिक डोज। फिर टाइप बी है अपना विजार है बेटा, नॉन डिपेंडेंट, नॉन डोज डिपेंडेंट है, मतलब आर्गुमेंटेड डोज डिपेंडेंट है, और विजार जो है नॉन डोज डिपेंडेंट है, अनप्रिडिक्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। एग्जांपल की बात कर लें तो एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं जो कि अपनी होती हैं पेनिसिलिन से। टाइप सी की बात कर लें बेटा तो क्रॉनिक इफेक्ट आता है, क्या आता है, क्रॉनिक इफेक्ट। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक। आर्गुमेंटेड का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है, ठीक भाई। ड्यूरेशन डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, अगर कोई लंबे समय तक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय क्रॉनिक यूज ऑफ आइबुप्रोफेन और एंडोमेथासिन। ये बेटा 2 ड्रग हैं, अगर आप ज़्यादा लेंगे, खाली पेट खाते रहते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी, आइबुप्रोफेन, कौन सी बेटा, आइबुप्रोफेन और एंडोमेथासिन, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो अपनी एक होती हैं डिलेड, कौन सी होती हैं, डिलेड होती हैं। इमरजेंसी में ऑफ एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। एग्जांपल जैसे मॉर्फिन है बेटा, मॉर्फिन इफेक्ट, मॉर्फिन एक ऐसी ड्रग है जो कि पेन को, पोटेंट पेन किलर है, अगर वो चलती रहती है और उसको रोक दिया जाए तो इसमें भी अपना एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो कोई पूछे एडवर्स ड्रग इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना 4, ABCD, आर्गुमेंटेड, बिजार, केमिकल या क्रॉनिक बोलते हैं, और डिलेड, ठीक है, ABCD। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें बेटा एलर्जीज़ और टेरेटोजेनेसिटी और एंटीडॉट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो भी टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ होती हैं बेटा ऐसे याद कर लो, ACAD, ठीक है, ACAD। इसमें क्या होता है, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती हैं सेल मीडिएटेड टाइप्स ऑफ एलर्जिक में। तो ACAD से ऐसे याद कर लोगे ना तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगी। ह्यूमोरल मीडिएटेड में बेटा टाइप 1 आती है एनाफाइलेक्टिक, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है IgE,
एलर्जी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती हैं, आईजी एलर्जी में बेटा ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर दूसरी है टाइप 2 है ब्लड साइटोलिटिक है, आईजीजी आता है, आईजीएम आता है। टाइप 3 की बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स आईजीजी, आर्थर्स रिएक्शन में एजी एबी। सेल मीडिएटेड की बात कर लें तो टाइप 4 बोलते हैं बेटा इनको, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट करता है। मतलब कोई पूछे तो ACAD से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक कैसी हैं, एनाफाइलेक्टिक बी मतलब टाइप सेकंड जो है साइटोलिटिक, टाइप 3 भी कॉम्प्लेक्स होती हैं, और जो सेल मीडिएटेड हैं टाइप 4 वो कैसी हैं बेटा, डिलेड। टेरेटोजेनिसिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर आपको याद आ रहा हो कि बेटा एक ड्रग थी हमारी थैलिडोमाइड, याद आया? थैलिडोमाइड में हुआ क्या था, मैंने वो पढ़ाया था, फार्माकोविजिलेंस का शायद इंट्रोडक्शन दिया था तुमको, तो बताया था कि थैलिडोमाइड एक ऐसी ड्रग थी बेटा जो टेराटोजेनिक थी। उसमें हो क्या रहा था, लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बच्चों के हाथ और लिम्स वगैरह जो होते हैं उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था, और उसको एज अ ट्रीट जो किया जा रहा था प्रेग्नेंट मदर में नोज़िया को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा था। तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो आया, अब नोज़िया होता क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, इसमें नोज़िया फील लाइक वोमिट होता है, तो उसमें उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए दे रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि थैलिडोमाइड में फोकोमेलिया हो गया बेटा, जो ब्रेन और फैलेंजेस हैं, फैलेंजेस समझ रहे हो ना, ये वाला रीजन, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाया। टेट्रासाइक्लिन की बात कर लें बेटा तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। चलो टेरेटोजेनिसिटी में ड्रग का इफेक्ट क्या हो रहा है, थैलिडोमाइड में बेटा फोकोमेलिया हो जा रहा था, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, ठीक। थैलिडोमाइड फोकोमेलिया, ब्रेन एंड फेलेंजीज नॉट डेवलप होती हैं बेटा। टेट्रासाइक्लिन की बात कर लें तो इसमें डिस्कलरेशन हो जाता है टीथ का, और ब्रोन की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में ये सब ड्रग नहीं देनी चाहिए बेटा। अल्कोहल अगर कोई प्रेगनेंसी में लेडी कंज्यूम कर रही है तो बेबी का IQ लो हो जाएगा और ग्रोथ क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। लिथियम की बात कर लें तो लिथियम अगर आप दे रहे हैं प्रेग्नेंट मदर को तो फीटल गोइटर हो जाएगा। फिर अगर मैं जल्दी से यहाँ पे बताना चाहूँ एंटीडॉट, तो एंटीडॉट में बेटा जैसे है क्या, किसी चीज़ की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीडॉट देते हैं, तो कहते हैं नहीं, जहर जहर को काट देता है, जैसे लोहा लोहे को काट देता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए बेटा तो हम लोग देते हैं ग्लूकागॉन, क्यों, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में कितनी सेल होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा एफ, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, एफ से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसलिए इसको बोलते हैं होलोक्राइन मिक्स ग्लैंड, क्यों, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करता है। चलो भागो, इंसुलिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो देते हैं ग्लूकागॉन, आयरन की पॉइजनिंग हो जाए तो देते हैं डेसीफेरॉक्सामिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाए बेटा तो देते हैं एट्रोपिन, और पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो जाए तो देते हैं एन एस्टाइलसिस्टीन, म्यूकोलिटिक है। अगर किसी को बलगम या कफ जमा हुआ है, एंटीबायोटिक ज़्यादा कंज्यूम करने से कफ वगैरह अगर सूख गया बेटा तो उसमें होता क्या है, हम लोग देते हैं एन एस्टाइलसिस्टीन। वारफेरिन की बात कर लें तो विटामिन K1 आ जाता है, ठीक है भाई। तो वारफेरिन की अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या देंगे, वारफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, विटामिन K1 देते हैं। फिर उसके बाद में बात कर लें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन की बात कर लें बेटा, तो ड्रग इंटरेक्शन कैसे होता है भैया, ड्रग या तो ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन होगा, या भैया ड्रग फूड का इंटरेक्शन होगा, या ड्रग डिजीज़ का इंटरेक्शन होगा, या ड्रग हर्ब का इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब जैसे आप खाना खाए, खा लिए, शाम को एक गिलास दूध पी लिए, अब उसके साथ कौन सी ड्रग नहीं खानी है, जैसे टेट्रासाइक्लिन अगर खाओगे तो इनसॉल्युबल चेलेट्स बन जाते हैं, ठीक। तो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं खाया जाता। चलो ठीक है, पढ़ते हैं पहले। व्हेन वन ड्रग अल्टर्स, क्या करेगा बेटा, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, देख लो भैया, ठीक। इंटरेक्टिंग विथ इट मे बी गुड और बैड। प्राइमरी की बात कर लें, फार्माकोकाइनेटिक बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ नालायक को, ठीक है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब कॉजेज ऑफ इंटरेक्शन क्या भैया, पता चला कि आपको दिक्कत डायबिटीज़ की भी है, माइग्रेन भी है, डिप्रेशन भी है, और हर एक को अलग अलग दिखा रहे हो। पता चला अल्सर भी है तो गैस्ट्रो वाले को अलग दिखाए, माइग्रेन वाले को अलग दिखाए, क्योंकि वो न्यूरो में आ जाएगा, वो गैस्ट्रो में आ जाएगा। पता चला हड्डी वड्डी टूटी है तुम्हारी, कहीं गिर गए हो, ठीक है, तो उसमें आर्थोपेडिक्स का भी चल रहा है। अब पता चला भैया सब मल्टीपल डोज एट द सेम टाइम, सब DSR दिए पड़े हैं, या सब कोई ऐसी ड्रग दिए पड़े हैं, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स, वही बात हो रही है। पेशेंट कंप्लायंस इशू, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, टेकिंग सम कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स,
एडवांस्ड एज फैक्टर। तो कैटेगरीज क्या क्या है बेटा इंटरेक्शन के? ड्रग फूड का इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब दवा और खाने के साथ। ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है, दो दवाइयाँ इंटरेक्शन कर सकती हैं, ठीक है। अब ये इंक्रीज भी कर सकती हैं और डिक्रीज भी कर सकती हैं इफेक्ट को, ठीक। और ड्रग हार्ब का भी इंटरेक्शन है, ठीक है भाई। अब इसमें अगर हम लोग बात कर लें फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस की, तो मैं तुमको एग्जांपल बढ़िया सही बता देता हूँ, एक एक एग्जांपल सुनते चले जाओ। जैसे फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई हम लोग पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो चलो एक एक एग्जांपल हो जाए, ठीक। एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अल्टर्ड एब्जॉर्प्शन, अगर एट्रोपिन और मॉर्फिन दिया जाए, एट्रोपिन और मॉर्फिन दो ड्रग साथ में दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब दवा का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एंटाएसिड, आयरन और फूड, एंटाएसिड, आयरन और फूड, ये तीन चीज़ें साथ में, एंटाएसिड, आयरन और फूड, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। एट्रोपिन, मॉर्फिन अगर दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एस्पिरिन और मेटामिक्लोप्रामाइड दे दिया जाए बेटा तो गैस्ट्रिक इम्पेटिटाइम इंक्रीज हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो इसमें आयनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे टलब्यूटामाइड है बेटा, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, डिस्प्लेस्ड बाई सल्फोनामाइड हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देगा, मतलब भैया शुगर को ज़्यादा कम कर देगा। डाइजीपाम की बात कर लें तो डिप्लेस्ड बाई फेनिटोइन, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म की बात कर लें अगर हम, तो एंजाइम इंडक्शन भी कराता है, एंजाइम इनहिबिशन भी कराता है, मैंने ये एग्जाम्पल क्लास में बताया था, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन की बात कर लें तो इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव के साथ में रिफॉर्मसिन दे दिया जाए तो एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं। और एंजाइम इनहिबिशन की बात कर लें तो मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करते हैं, जैसे टायरामाइन रिच फूड अगर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर या सलेजलिन के साथ दे दिया जाए तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। एक्सक्रीशन की बात कर लें, पेंसिलिन और प्रोबेंसिड अगर साथ में दे दिया जाए बेटा तो प्रोलॉन्ग कर देती हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेंसिलिन के एक्शन को बढ़ा देती हैं। फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन की बात कर लें तो एट्रोपिन अपोज इफेक्ट देता है बेटा फाइसोस्टिग्मिन का, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दवा दवा भी इंटरेक्ट कर सकता है, दवा फूड भी इंटरेक्ट कर सकता है और दवा हर्ब के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अब कौन डिक्रीज कर रहा है कौन इंक्रीज कर रहा है नोट्स में देख लेना, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर ले बेटा, तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 4 फेजेस होती हैं। तो बात कर लें ड्रग टॉक्सिसिटी और फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल की, फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, और ड्रग टॉक्सिसिटी में जब से बात किया जाए बेटा तो क्लिनिकल ट्रायल हम क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रग की हमें सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी हर एक चीज़ अच्छी चाहिए। फेज़ 0 जो होता है बेटा बोलते हैं 4 फेज 5 फेजेज होती हैं, 0 फेज, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड और फेज 4। फेज 0 जो होता है माइक्रोडोजिंग स्टडी होती है ह्यूमन, जब बेटा लेस देन 100 डोज टेस्ट सब्सटेंस लेता है तो ऑब्टेन प्रिलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा लिया जाता है, नोवेल कॉस्ट कटिंग टेक्निक जैसे FDA है, EMA है, टू स्पीड अप द प्रोमाइजिंग ड्रग। फेज फर्स्ट में बात कर लें तो ह्यूमन फार्माकोलॉजी और सेफ्टी के लिए देखा जाता है बेटा, इसमें 20 से 80 हेल्दी वॉलेंटियर्स एक्सेप्ट एंटी कैंसर नहीं लेना है एंटी कैंसर वालों को। फिर क्या कहते हैं, डिटरमाइन करते हैं सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग। वैसे इंडिया में जान बहुत सस्ती है तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फेज सेकंड की बात कर लें तो थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग है, इसमें 100 से 500 पेशेंट लेते हैं। डिटरमाइन करते हैं बेटा थेराप्यूटिक एफिकेसी और डोज रेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइक इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये आता है एग्जाम में कि कितने परसेंट कितने फेज में लिए गए। तो फेज फर्स्ट में 20 से 80, फेज सेकंड में 100 से 500, ठीक है। और ये पहला है माइक्रोडोजिंग 0, फेज 0। फेज 0 का नाम क्या है? माइक्रोडोजिंग। फेज फर्स्ट का है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, फेज सेकंड का थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग, ठीक है। फिर फेज थर्ड है बेटा थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन एंड कंपैरिजन की बात कर लें तो इसमें से 500 से 3000 पेशेंट लेते हैं और इसमें हम लोग इस्टेब्लिश वैल्यू और ड्रग रिलेटिव एग्जिस्टिंग थेरेपी कन्फर्म करते हैं, सेफ्टी को, टॉलरेबिलिटी इन लार्ज पॉपुलेशन को, जिसमें आ जाती हैं अपनी न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA और सबमिटेड हम लोग कर देते हैं FDA को, ठीक।